हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का संडे स्टडी पॉइंट पे। आज का जो टॉपिक लेकर आपके यूजीसी नेट जेआरएफ सेट परीक्षा 2021 के लिए है, जो आपका जनरल पेपर होता है उससे क्वेश्चन लेकर आऊँ। शिक्षण एवं शुद्ध अभिवृत्ति। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिएगा, और अपने साथियों के भी साथ हमारा लिंक शेयर कर दीजिए, उन्हें भी सब्सक्राइब करवा दीजिए ताकि उनका भी भला हो सके। तो साथियों, आज के जो हमारा टॉपिक है शिक्षण एवं शुद्ध अभिवृत्ति है, ये हमारा सेट नंबर 113 है। इससे पहले हमारे वर्ल्ड 12 सेट अपलोड हो चुके हैं, और सभी अन्य विषय पर भी आपकी वीडियोज अपलोड हो चुकी हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं, जिनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इसके अलावा हमारी पेपर सेकंड हिंदी की वीडियोज भी उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए साथियों, चलते हैं आज के हमारे पहले प्रश्न पर। उच्च शिक्षा के वैश्वीकरण के निम्नलिखित में से कौन कौन से अवगुण हैं? विश्व पाठ्यक्रमों के साथ समूहीकरण, शिक्षा में अभिजातीय को बढ़ावा, शिक्षा का वास्तुकरण, शिक्षा की लागत में बढ़ोतरी। यदि कूट भाषा दी गई 1 4 1 3 4 2 3 4 1 2 3 4 से आंसर क्या हो जाए? उच्च शिक्षा के वैश्वीकरण के निम्नलिखित में से कौन से अवगुण है? कि दूसरा, तीसरा और चौथा हो जाएगा हमारा। शिक्षा में अभिजातीय को बढ़ावा, शिक्षा का वास्तुकरण, शिक्षा की लागत में बढ़ोतरी, तीनों ही कथन हो जाएंगे हमारे। चलिए साथियों, अगला प्रश्न चलते हैं हम। निम्नलिखित प्राकृतिक आपदाओं में से कौन सी हाइड्रो मौसमी नहीं है? हिम संकलन, समुद्री कटाव, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात या सुनामी। निम्नलिखित प्राकृतिक आपदाओं में से पूछा गया है, तो हाइड्रो मौसमी नहीं है, इसमें कौन सी नहीं है? देखिए, समुद्री कटाव जो है ये हाइड्रो मौसमी नहीं है। हिम संकलन, सुनामी, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात आदि हाइड्रो मौसमी प्राकृतिक आपदाएं हैं। समुद्री कटाव का संबंध अपक्षय व अपर्दन की क्रियाओं से है। सागरीय तरंगों के कारण समुद्री किनारों या तट का कटाव ही है समुद्र कटाव कहलाता है। चलिए साथियों, अगला प्रश्न चलते हैं। किस देश में हाल ही में हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFCs को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के संबंधी अंतरराष्ट्रीय करार पर हस्ताक्षर किए गए? रवांडा, मोरक्को, दक्षिण अफ्रीका, अल्जीरिया। में सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? कि रवांडा ही ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही आंसर है। ये वर्ष 2016 में रवांडा की राजधानी किगाली में जलवायु सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसे किगाली से किगाली है सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। इसमें 197 देशों ने भाग लिया था तथा हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFCs को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने संबंधी अंतरराष्ट्रीय करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं। चलिए साथियों, अगला प्रश्न हमारा। भारत सरकार का लघु जल विद्युत परियोजनाओं से वर्ष 2022 तक पावर उत्पादन का लक्ष्य है, तो 1 गीगावाट, मोरक्को, दक्षिण अफ्रीका, अल्जीरिया। इसमें मिस्टेक है साथियों, पहले भाई क्वेश्चन है इसमें छपाई हुए, इसमें 1 गीगावाट के साथ 5 गीगाबाइट हो जाए। इसमें ऑप्शन नंबर हमारा 5 गीगाबाइट हो जाएगा, इसे जीबी कहते हैं हम। ठीक है, भारत सरकार का लघु जल विद्युत परियोजनाओं में वर्ष 2022 तक 5 गीगावाट पावर उत्पादन का लक्ष्य है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। निम्नलिखित में से जल जनित रोग नहीं है? टाइफाइड, हेपेटाइटिस, हैजा या डेंगू। जल जनित रोग नहीं है, जल से होने वाले जो रोग है वो ये नहीं है कि टाइफाइड, हेपेटाइटिस, हैजा या डेंगू। कि डेंगू जो है ये जल जनित रोग नहीं है। डेंगू जल जनित रोग नहीं है, यह एक उष्ण कटिबंधीय संक्रामक बीमारी है जो एडिस इजिप्टी मच्छरों के काटने से फैलता है। इस रोग में तेज बुखार के साथ शरीर पर उभरे चकत्तों से खून निकलता है। कई मामलों में यह रोग जानलेवा रूप से भी ले सकता है, जैसे कि सन 2000 के करीब ये बीमारी चली थी 2095 में। देखिए 1995 में चली थी, 1995-96 में डेंगू की बीमारी जब आई थी, बहुत लोगों ने इन्होंने जान ली थी। इसने समझ ही नहीं आया था डॉक्टरों के क्या आखिर बीमारी क्या है, सन 1995-96 में। चलिए अगला प्रश्न हमारा। शहरी क्षेत्रों में नाइट्रोजन ऑक्साइड
NOx के कारण प्रदूषण का प्रमुख स्रोत है सड़क परिवहन, वाणिज्यिक क्षेत्र, उद्योगों में प्रयुक्त ऊर्जा, पावर प्लांट। इससे आंसर क्या हो जाएगा? शहरी क्षेत्रों में नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण प्रदूषण का प्रमुख स्रोत क्या है? ये वाणिज्यिक क्षेत्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा हमारा। वायु प्रदूषण के प्रमुख घटकों में नाइट्रोजन ऑक्साइड का प्रमुख स्थान है। फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुएं से शहरी क्षेत्रों में वायु प्रदूषण अधिक होता है क्योंकि शहरी क्षेत्र अधिकतर वाणिज्यिक क्षेत्रों के आसपास फैले हुए हैं। अभिकथन दिया गया, सतत विकास मानव समाज के कल्याण के लिए महत्वपूर्ण है। तर्क दिया गया है, पर्यावरणीय दृष्टि से सही नीति पर्यावरण को शक्ति नहीं पहुंचती है अथवा प्राकृतिक संसाधनों का शरण नहीं करती है। कूट दिया गया, ए आर दोनों सही है। आर ए की सही स्पष्टीकरण, ए आर दोनों सही है परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही है, आर गलत है, तो ए गलत है, आर सही है। तो में सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाए। ए आर दोनों बिल्कुल सही है हमारे, परंतु आर जो है ए की सही स्पष्टीकरण नहीं है हमारा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। डीवीडी, सीडी चलाते हम, एक डीवीडी भी होती है, एक सीवीडी भी होती है। प्रौद्योगिकी में डिजिटल डाटा के भंडारण के लिए ऑप्टिकल मीडिया का उपयोग किया जाता है। तो डीवीडी की परिवर्णी किसके लिए है? डिजिटल वेक्टर डिस्क, डिजिटल वॉल्यूम डिस्क, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, डिजिटल विजुअलाइजेशन डिस्क। में से आंसर क्या हो जाएगा? आपने सीडी देखी होगी, तब ऐसे होता है। इस प्रकार डीवीडी भी होती है, ठीक वैसे ही। वैसे आंसर हमारा ये हो जाए, डिजिटल वॉल्यूम डिस्क हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी जो। सॉरी दोस्तों, इसका नहीं हो जाएगा हमारा, सी हो जाए, डिजिटल वर्सेटाइल, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क हो जाएगा। इसे सीडी का जो होता है कॉम्पैक्ट डिस्क होता है, इसी पर डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क होता है डीवीडी का। डीवीडी को डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क के रूप में जाना जाता है। यह एक ऑप्टिकल डिस्क स्टोरेज मीडिया फॉर्मेट है और इसे वर्ष 1995 में सोनी, पैनासोनिक और सैमसंग द्वारा विकसित किया गया। इसका मुख्य उपयोग डीवीडियो और डेटा को भंडारण करना है। इसका आकार कॉम्पैक्ट डिस्क यानी सीडी के समान ही होता है, लेकिन ये 6 गुना अधिक डेटा को भंडारण करते हैं। ये सीडी की जो मेमोरी होती है वो कम होती है और डीवीडी की बहुत अधिक होती है, यानी जीबी में होती है बहुत ज्यादा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के संदर्भ में एक समाहित प्रकाशन बनाने हेतु डाटा स्रोत में परिवर्तित सूचना के साथ प्रकाशन में अपरिवर्तनीय सूचनाओं के संयोजन के प्रक्रम को जाना जाता है। इलेक्ट्रॉनिक मेल, डाटा सोर्सिंग, मेल मर्ज, स्पैम मेल। में से आंसर क्या हो जाएगा हमारा? वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के संदर्भ में पूछा गया है। एक समाहित प्रकाशन बनाने हेतु डाटा स्रोत में परिवर्तित सूचना के साथ प्रकाशन में अपरिवर्तनीय सूचनाओं के संयोजन के प्रक्रम को जाना जाता है। ये मेल मर्ज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो बिल्कुल राइट आंसर रहेगा हमारा। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर से मेल की मर्ज की मदद से आप एक ही मेल को एक ही समय में अनेक लोगों को भेज सकते हैं। मेल मर्ज अन्य स्रोत जैसे एक्सेल से डाटा इंपोर्ट कर प्रत्येक के लिए जरूरी जानकारियों के साथ प्रतिस्थापित करता है। इसकी मदद से 100 की संख्या में व्यक्तिगत मैसेज भेज सकते हैं हम, यानी 100 लोगों के पास भी मैसेज भेज सकते हैं हम मेल मर्ज के द्वारा। निम्नलिखित में से वेब 2.0 अनुप्रयोगों की कौन सी विशेषता है? एक से अधिक प्रयोगकर्ता वेब 2.0 के अनुप्रयोग के लिए एक समय पर केवल अपना एक समय निर्धारित करते हैं। वेब 2.0 का अनुप्रयोग लोगों को आपस में मिलकर ऑनलाइन सूचना का आदान प्रदान करने की क्षमता पर केंद्रित होता है। वेब 2.0 का अनुप्रयोग विषय प्रदान करता है, न कि उसकी संरचना के लिए सुकारक होता है। वेब 2.0 अनुप्रयोग केवल अपरिवर्तनीय पृष्ठों का उपयोग करता है। सी आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वेब 2.0 का अनुप्रयोग लोगों को आपस में मिलकर ऑनलाइन सूचना का आदान प्रदान करने की क्षमता पर केंद्रित होता है। वेब 2.0 जो है शब्द सामान्यतः ऐसे वेब प्रोग्रामों के लिए प्रयुक्त होता है जो पारंपरिक क्रियात्मक जानकारी बांटने, सूचनाओं का आदान प्रदान करने, उपयोगकर्ताओं को ध्यान में रखकर डिजाइन बनाने और वर्ल्ड वाइड वेब से जोड़ने की सुविधा प्रदान करते हैं। इसके माध्यम से लोगों को आपस में मिलकर ऑनलाइन सूचना का आदान प्रदान करने की क्षमता आधारित होती है।
निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर मेमोरी प्रकारों में से उच्चतम से न्यूनतम गति को सूचीबद्ध करता है? सेकेंडरी स्टोरेज, मेन मेमोरी, कैश मेमोरी, सीपीयू रजिस्टर्स। सीपीयू रजिस्टर्स, कैश मेमोरी, मेन मेमोरी, सेकेंडरी स्टोरेज। कैश मेमोरी, सीपीयू रजिस्टर्स, मेन मेमोरी, सेकेंडरी स्टोरेज। सीपीयू रजिस्टर्स, कैश मेमोरी, मेन मेमोरी, सेकेंडरी स्टोरेज। चारों से में सी आंसर हमारा क्या हो जाएगा? कौन सा कंप्यूटर मेमोरी प्रकारों में से उच्चतम से न्यूनतम गति को सूचीबद्ध करता है, यानी ऊंचे ऊपर से नीचे तक कर। इसका राइट आंसर हमारा जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाए, कैश मेमोरी, सीपीयू रजिस्टर, मेन मेमोरी, सेकेंडरी स्टोरेज। इस प्रकार हो जाएगा हमारा ये। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। निम्नलिखित दोनों कथनों को पढ़ें। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी को सूचना प्रौद्योगिकी का उप समुच्चय माना जाता है। सॉफ्टवेयर के किसी हिस्से के उपयोग अधिकार को कॉपीराइट सर्वाधिकार सुरक्षित कहा जाता है। तो दोनों कथनों में से सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? कि दोनों एक दो, या नहीं एक और नहीं दो, केवल दो, केवल एक। इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही आंसर है कि दोनों एक और दो हो जाएगा हमारा। सूचना प्रौद्योगिकी व्यापार एवं अन्य उद्यमों में कंप्यूटर द्वारा आंकड़ों के संचयन, अध्ययन, वितरण, प्रेषण एवं बदलाव करना होता है। सूचना प्रौद्योगिकी सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का एक उप समुच्चय होता है। सॉफ्टवेयर के किसी हिस्से के उपयोग के अधिकार को कॉपीराइट कहा जाता है। चलिए साथियों अगला प्रश्न चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कथन सही है? SI दशमलव संख्या 11 सोर्स संख्या 11 से बड़ी है। S2 दिए है। द्विआधारी संख्या 1110.101 के आंशिक भाग का दशमलव मान 0.625 है। केवल SI, केवल S2, S1, S2, नहीं S1, नहीं S2। में कौन सा कथन हमारा सही हो जाएगा? इसमें ऑप्शन नंबर ए जो हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, केवल S1 होगा। यानी कि दशमलव संख्या जो 11 सोडस संख्या सब बड़ी है 11 से। पोडस, ये पोडस करके सोडस होता है। सोडस संख्या जो है 11 की दशमलव संख्या 16 प्लस 1 होती है, ठीक है 17 कहते हैं। सोडस जो है संस्कृत का शब्द है ये पोनल लिखी इस प्रकार रहेगा ये ठीक है सोडस, ठीक है। ये पे जो है कटा हुआ बीच में होता है, इसे सोडस कहते हैं। संस्कृत में 16 हो जाएगा, ये 16 प्लस 1 17 हो जाएगी। इस सोडस संख्या का 11 दशमलव संख्या से बड़ी है, अतः ये कथन हमारा बिल्कुल गलत हो जाएगा। बिल्कुल सही पूछा गया तो हमारा जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है ये गलत हमारा। चलिए साथियों आज के जो वीडियो हमारी ये समाप्त करते हैं। वीडियो आपको कैसे लगे मैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए और चैनल पर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से कर दीजिए। अपने यार मित्रों या अपने घर परिवार के जितने भी सदस्य हैं उन्हें भी वीडियो को लाइक करवा दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करवा दीजिए। चलिए साथियों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।